ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रेट लॉ। रेट लॉ को समझेंगे, ठीक है। रेट लॉ जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन सेम चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। इसको आप कहाँ पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। क्लास 11th इक्विलिब्रियम में आप क्या पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन गुडबर्ग और वागे ने दिया था। क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिखता हूं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to active concentration of reactant, ठीक है। और अगर रिवर्सिबल होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मतलब गुडबर्ग और वागे क्या कहना चाहते थे, मान लीजिए हम लोग एक जनरल रिएक्शन सपोज कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अस सपोज अ जनरल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जनरल केमिकल रिएक्शन हम लोगों को सपोज करना है। मान लीजिए मैं ले लेता हूं A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B के साथ रिएक्शन करता है, तो C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D को बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुडबर्ग और वागे कहते हैं कि भाई जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो वो अगर हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और यहाँ पे हम लोगों का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हम लोग पावर देते हैं ए, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर दे देंगे बी। तो ये हम लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। दिस इज according to law of mass action, ठीक है। ये हम लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। अब यहां से हम लोगों के पास चीजें क्या है भाई, तो यहां से अब हम लोगों को समझने के लिए ये है कि हम लोग जो भी रिएक्शन कराते हैं थियोरेटिकली तो इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जरूरी नहीं है हम लोगों का कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसा ही हो। अब ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, तो इसके लिए ना बेटर क्या है कि हम लोग एक एग्जांपल सपोज करें जिससे कि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहां पर लेता हूं क्या, सिंपल सा अपना वाटर टैंक जो सबके घरों में होता है ना। अब वाटर टैंक से क्या होता है, पानी फ्लो कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पाइप भी लगाए रहते हैं, वाटर टैंक के निचले हिस्से से ये लगा रहता है, ठीक है। यहां से वाटर टैंक का पानी फ्लो करता है। अब आप सपोज करिए कि पानी कितना प्रेशर से फ्लो करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता होगा, तो आप कहेंगे सर जितना पानी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता होगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टैंक क्या हो जाएगा भाई, तो ये हम लोगों का डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द टैंक, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, इससे आपको बिल्कुल इनकार नहीं होगा। लेकिन अब ना यहां पर ध्यान से देखने और सोचने की जरूरत है। क्या होता है भाई, यहां पर ना ये जो पाइप हम लोगों का कनेक्टेड है, इससे जो नीचे वाला पानी होगा ये इसके कंसंट्रेशन के ऊपर वो एक्चुअली डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ये हमारे लिए क्या हो गया,
इनएक्टिव कंसंट्रेशन हो गया, इनएक्टिव कंसंट्रेशन। प्रैक्टिकली इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये तो नीचे है, ये तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यही बात किसने पकड़ा, ये बात लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग पकड़े हैं। यहां पे हम लोग कहते हैं कि रेट लॉ में हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन होगा उसको लेंगे, और जो यहां पर हम लोग जो थियोरेटिकली डिटरमाइन था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको ले रहे थे। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। मैं यहां पर रेट लॉ को लिखूंगा, अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो रेट लॉ हम लोगों का क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो पावर दे रहे थे वो सेम मिले, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज अ expression in which rate of chemical reaction is directly proportional to active concentration of the reactant rise to some power, ठीक है, which may be equal to stoichiometric coefficient or it may be different। ये क्या हो सकता है, देखिए। तो आप जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किए थे, अभी क्या किए थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो था वो उसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखे थे। अब यहां पर रेट लॉ क्या कहता है, ये मैंने लिखा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये ए भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट। तो मैं यहां पर मान लेता हूं एक्टिव कंसंट्रेशन अल्फा है और बी का एक्टिव कंसंट्रेशन बीटा है, ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा is experimentally determined, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रहेगा ये। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था, ये थियोरेटिकली डिटरमाइंड था। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस जनरल रिएक्शन के लिए हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा भाई, तो C टू पावर C हम लोग देते या D टू पावर D देते, लेकिन हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, लेकिन यहाँ पर मैं पावर दे दिया हूँ अल्फा और बीटा। तो ये हम लोगों का क्या है, ये ऐसा एक्सप्रेशन जो है क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी हम लोग पावर देते हैं, अगर उसी को हम लोग सम कर दें तो वो हम लोगों को क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, द सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, द सम ऑफ पावर ऑफ reactants expressed in rate law expression is called order of reaction, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का
पूछा जाता है। इस वजह से ये टॉपिक क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, अब चलो, यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हमसे कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे सिंपली निकाल लेते हैं। अब देखिए, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, अगर ये मैं लिखूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं सिंपली। देखिए, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which has the rate expression, which has the rate expression, और वो क्या रेट एक्सप्रेशन दिया है भाई, तो हम लोगों के पास पहला दिया है फर्स्ट रेट इक्वल्स टू के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते होंगे तो के लगाते होंगे, अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहां पर दे दिया a टू पावर हाफ एंड b टू पावर 3/2, ठीक है। और b हम लोगों के पास दे दिया है रेट इक्वल्स टू के a टू पावर 3/2 एंड b टू पावर -1, b टू पावर -1। तो अगर हम लोगों को रेट लॉ से, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां से अगर हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1/2 प्लस 3/2 कर देंगे, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बी के बारे में बात करें, तो इसमें 3/2 है और -1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बी के लिए, तो 3/2 और प्लस में हम लोगों का क्या हो गया, ये -1 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3/2 -1, यानी कि ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, और इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, क्या, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, और क्या दे दिया हम लोगों के पास, तो रेट इक्वल्स टू दे दिया है के, और कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू पावर 2। ठीक है, फिर कह रहा हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड the rate of reaction change when, क्या करें भाई हम लोग, अब कंडीशन बना दिया। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल्ड, अगर हम लोग H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डबल कर दें। दूसरा कंडीशन हम लोगों के पास बना दिया कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज हाफ, अगर हम लोग क्या कर दिए हैं, I नेगेटिव का कंसंट्रेशन हाफ कर दिए या H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, तो हम लोगों का क्या होगा, ऑर्डर किस तरीके से, या रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, ऑर्डर नहीं पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग सिंपली, पहले तो मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोगों के पास क्या है, रेट इक्वल्स टू के
और कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू पावर 2, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास गिवन था, है ना। अब मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, लेट अस सपोज NO2 का कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है, इसका कंसंट्रेशन मैं B मोल पर लीटर मान लेता हूं और इसका कंसंट्रेशन मैं C मोल पर लीटर मान लेता हूं। ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों का रेट देखने को मिलेगा वो KABC का स्क्वायर देखने को मिलेगा, है ना। अब क्या होगा, अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो C को क्या कर दिया गया है, डबल्ड कर दिया गया है, यानी कि पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट इक्वल्स टू KAB और मैं यहां पे क्या कर दूंगा 2C का स्क्वायर कर दूंगा, है ना। अब 2C का स्क्वायर करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4, तो मैं यहां पे लिखूंगा K या 4K और ABC का स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि ये कितना टाइम हो गया, तो 4 टाइम हो गया, 4 टाइम, यानी कि केवल और केवल जब हम H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो उस टाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। इसी तरीके से हम लोगों को क्या बोला गया कि हम लोग I निगेटिव का कंसंट्रेशन क्या कर दें, हाफ कर दें, है ना। तो मैं यहां पर सेकंड केस लिखूंगा, रेट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, K, रेट इक्वल्स टू K और A एज इट इज रह जाएगा, B का कंसंट्रेशन हाफ कर दिए तो B/2 हो जाएगा और C का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, हाफ K A B और C का स्क्वायर, यानी कि अब रेट क्या हो गया, ओवरऑल आपका हाफ हो गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग समझ गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना या कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये चीज हम लोग निकालना बड़े आसानी से समझ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर बात हम लोग करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग जान गए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और क्या है भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन से, तो हम लोग लिखे थे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ B टू पावर बीटा। अब आप बताइए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू पावर बीटा। अब इस K की हम लोग बात करते हैं, वेयर K इज, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और भी इसका नाम होता है क्या हम लोग बोल देते हैं, और रेट कांस्टेंट, और क्या आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक। अब जरा सोचिए अगर K की वैल्यू बढ़े तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू में चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे डेटा में, अपने आप रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पर स्पेसिफिक पॉइंट लिखूंगा, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई, बढ़ेगा, केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा। अब जरा ये सोचिए कि क्या K की वैल्यू कंसंट्रेशन से इन्फ्लुएंस होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग यूनिटी रख दें, जिस टाइम पे कंसंट्रेशन यूनिटी रख दें, तो उस टाइम जो रेट होता है वो क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो इस वजह से कंसंट्रेशन से वो इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन वी कंसीडर
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, मतलब 1 आप ले रहे हैं एट दैट टाइम द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज क्या बोलेंगे भाई उसको हम लोग, तो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट। उस टाइम जो भी रेट होगा वो रेट कांस्टेंट होगा। एंड हेंस मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से तो हम लोगों के पास ठीक है, इस के की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि के से हम लोग के थ्रू भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट the order of reaction with the help of rate constant। ठीक है, अब इसमें पहले कौन सा तरीका है, तो बाय ऑब्जर्विंग व्हाट, क्या ऑब्जर्व कर लेंगे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यूनिट निकालने से भी ना हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली निकाल सकते हैं, और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसे निकालेंगे भाई यूनिट, तो अभी आप एक्सप्रेशन देखें, मैं यहां पे लिखता हूं रेट इक्वल्स टू के, और यहां पे मैं लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और यहां पे मैं पावर दे देता हूं n, और यही n हम लोगों का क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर आपको नहीं आइडिया तो देखिए जाकर, है ना, आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रेट का फॉर्मूला होता था चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ही होगा, अपॉन टाइम इंटरवल, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, टाइम ही होगा। तो ये हम लोगों का आर है, तो मैं यहां पर आर के जगह पे पुट कर देता हूं क्या, कंसंट्रेशन बाय टाइम, और इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया के, और यहां पे मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन टू पावर n। हम लोगों को किसका यूनिट निकालना है, तो इस रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो मैं इस कंसंट्रेशन को इधर लेके जाऊंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, इनटू क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू पावर n लिख दूंगा, है ना। अब इस कंसंट्रेशन से हम जितना भी होगा कैंसिल करें, तो यहां से जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से एक कैंसिल हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब मैं k की जगह पे क्या लिख सकता हूं यूनिट के लिए, तो k इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखूंगा, ऊपर का कंसंट्रेशन तो क्लियर हो गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन, और इसका पावर रहेगा n-1। अब अगर हम लोग इसको ऊपर लेकर जाएं तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ये प्लस n है तो माइनस हो जाएगा, ये -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंसंट्रेशन, और ये हो गया 1 - n, और यहां पे इनटू में क्या आ जाएगा भाई, तो टाइम, और ये क्या हो जाएगा -1। तो हम लोगों का ये यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका मिल गया। अब यहां से मैं लिखूंगा क्या, देखिए केस फर्स्ट, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो ही होगी, है ना। तो मैं इसको अगर पुट करूं तो k इक्वस टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस जीरो, है कि नहीं, और यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। यानी कि हम लोगों को यूनिट क्या देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन और यहां पर टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन का यूनिट आप क्या लेते हैं भाई, तो कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, या सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। सेकेंड केस में लिखूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो जिसमें अल्फा और बीटा का जो सम है वो क्या मिल जाए हम लोगों को वो मिल जाए, अल्फा और बीटा का जो सम है वो 1 मिल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। अगर दोनों को मिलाकर ऐड करने पे 2 आ जाए तो वो सेकेंड ऑर्डर का, अगर 3 आ जाए तो थर्ड ऑर्डर का, है ना। तो यही से हम लोग यूनिट भी निकाल ले रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n इक्वस टू हो जाएगा 1। अब इसमें हम लोग सिंपली पुट कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, तो k इक्वस टू हम लोगों के पास आ जाएगा कंसंट्रेशन, और 1 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, और ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। अब ये तो हम लोगों का खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, k का यूनिट, तो केवल टाइम इनवर्स मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर के केस में। ऐसे ही अगर मैं तीसरा केस यहां पे लिखूं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो अब हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वस टू हो जाएगा 2, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा k इक्वस टू कंसंट्रेशन और 1 माइनस 2 हो जाएगा, और टाइम हम लोगों का इनवर्स ही रहेगा। तो 1 माइनस 2 यानी कि क्या हो गया, -1 हो गया, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कंसंट्रेशन -1, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो ये हम लोगों का यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ केस हम लोग बनाए तो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, n इक्वस टू हम लोगों के पास हो जाएगा 3, है ना। तो यहां से अगर हम लोग k निकालें तो k इक्वस टू मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, और यहां पर क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन टू पावर -2 और टाइम इनवर्स। तो आप सिंपली इससे मिलता जुलता अगर यूनिट मिलता है, अब कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स का कहने का मतलब क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम इनवर्स के जगह पे चाहे वो मिनट इनवर्स दे दे, सेकेंड इनवर्स दे दे, कुछ भी इस तरीके का दे दे, आवर इनवर्स दे दे, ईयर इनवर्स दे दे, तो वो हम लोग देख कर इजिली पहचान जाएंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। ऐसे ही अगर हम लोगों को यूनिट दे दिया रेट कांस्टेंट का केवल टाइम इनवर्स में किसी क्वेश्चन में, तो हम लोग आसानी से देखकर पहचान जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ऐसे ही अगर इस टाइप से मिलता जुलता यूनिट दे देता है या इससे, तो हम लोग पहचान जाएंगे कि सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन है। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग अगर एक और क्वेश्चंस देखें, हम लोगों के पास है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ्ड। क्वेश्चन है द रेट ऑफ gaseous reaction is halved when the volume of the vessel क्या हो गया, is doubled। ठीक है। What is the order of reaction? What is the order of reaction? ठीक है। अब यहां से हम लोगों को देखिए क्या बोल रहा है। तो मान लीजिए हम लोगों के पास कोई एक रिएक्शन है, ए से क्या बना रहा होगा, प्रोडक्ट बना रहा होगा, है ना। तो यहां से मैं रेट इक्वस टू क्या लिखूंगा, के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और पावर क्या दे दूंगा मैं, एन। ठीक है। अब जरा सोचिए कि यही हम लोगों का n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन यहां पे ये क्या कह रहा है कि जब हम लोग वॉल्यूम जो है वेसल का क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गया है, हाफ हो गया है। यानी कि R/2 कब हुआ,
जब हम लोग के और ए का क्या कर दिया हम लोग, a/2 कर दिए, तब यहां पर n ही रहेगा पावर। तो उस टाइम पे अब अगर हम लोग देखें तो रिलेशन क्या मिल रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों को मिल रहा है 2 = 2 टू पावर n, है ना, ये और ये, यानी कि n = हम लोगों का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तभी तो ये दोनों इक्वेट होंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों को इजिली देखने को मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन = 1। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी को समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रीड लॉ एक्सप्रेशन से यूनिट के थ्रू भी हम लोग क्वेश्चंस को कैसे आसानी से देखते हैं, वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।